हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये टर्म फर्स्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आइए इसे आप स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इसका अगर आप लोगों ने फर्स्ट जो पार्ट अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और जल्दी ही हम MCQ की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है ओनली फार्मूला लिस्ट है। तो सबसे पहले आपके पास है आई क्या होता है प्यारे बच्चों? करंट को बोलते हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कुछ एक बुकों में टेंसर भी लिखा रहता है, उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है। इसको स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं। करंट जो इसका बेसिक फार्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी, और अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है N इंटू ई। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कभी फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकते। ओके। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो कि एक ऐसा यूनिट है चार्ज की, और सीजीएस यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है आपके पास स्टेट कूलम। ओके। रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं। आप लोग इसको स्लो भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके वीडियो को, तो आराम से वहाँ पे समझ सकते हो। सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम में, इसको ईएसयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और 1 कूलम जो होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम के इक्वल होता है। एक और यूनिट होती है चार्ज की, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है कौन सी यूनिट होती है। ओके। एक और यूनिट होती है चार्ज की, वो आप लोगों को बतानी है, और वो 96500 कूलम के इक्वल होती है। तो वो कौन सी यूनिट होती है अदर यूनिट, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ओके। तो इसको स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ भी बोलते हैं। अगर क्यू और टी के बीच में कोई ग्राफ बनाया जाए, उसका अगर स्लोप पूछा जाए आप लोगों से, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है? करंट ही होता है। ओके। और डायरेक्शन क्या होती है? करंट भी दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट आपके पास आता है वीडी। वीडी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी कंडक्टर के अंदर, वो मूवमेंट तो करते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी के अंदर मूवमेंट चलती रहती है, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे, लेकिन उनका एवरेज क्या होता है? जीरो। जैसे वो सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ना, ड्रिफ्ट करते हैं, तो उसको हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उस केस में जो फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों वो आता है माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाई में एम। ये ई तो क्या? चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एम है मास इलेक्ट्रॉन का, जो कि 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। ई होता है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, और टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम किसको बोला गया? रिलैक्स होने के टाइम को। जो टाइम जो कोई भी दो कोलिजन है उनके बीच में जो टाइम होता है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल या टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको टाउ बोलते हैं। यूनिट इसकी सिंपल टाइम की जो होती है वही होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी यूनिट हमारे पास क्या होती है? सिंपल यूनिट की होती है, मीटर पर सेकंड। ओके। नेक्स्ट आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? मोबाइल जो रिस्पॉन्सिबल है फ्लो के लिए, उसको बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है। और मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, होल की कम होती है। बेसिकली क्या बोलते हैं? रेशो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इसको हमारे पास मोबिलिटी बोला गया है। इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करें। मोबिलिटी की यूनिट होती है वीडी बाई। वीडी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होती है दो यूनिट होती है, एक तो होती है न्यूटन पर कूलम, और एक आपके पास होती है वोल्ट पर मीटर। तो दोनों का ध्यान रखना, दोनों के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, तो दोनों के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करना। हो सकता है कि सर चारों ऑप्शन में कहीं न्यूटन गिवन नहीं था, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वोल्ट गिवन होगा तो वोल्ट के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आपके पास करंट और वीडी में एक रिलेशन आती है, वो आपको याद रखनी है। आई इज इक्वल टू वीना। इस नेम से, वीना जैसे किसी का नेम होता है ना, वैसे आप लोगों को याद रखना आई इज इक्वल टू वीना। वीना, वी से क्या होगा आपके पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन से क्या होगा आपके पास यहाँ पे? ये एन जो है ये नंबर डेंसिटी होती है, ठीक है, नंबर डेंसिटी। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए है एरिया, वी डी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे क्या आएगा? एरिया इंटू लेंथ से बात कर रहे हैं हम। ये तो आपके पास है एरिया क्रॉस सेक्शन, और यह लेंथ, ठीक है। यहाँ से नंबर डेंसिटी का कंसेप्ट बनता है। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण। एक तो रेजिस्टेंस सभी बच्चों को पता है V बाई आई होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, इसी रिलेशन से निकाला जाता है। उसकी वैल्यू आती है प्यारे बच्चों mLn/e² ए टाउ। m है मास, l है लेंथ किसी भी कंडक्टर की, n है नंबर डेंसिटी, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए एरिया, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। और बहुत बार जो प्रैक्टिकल होते हैं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रख लेना इसका।
आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। पूछते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से ध्यान रखना रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। जैसे प्रिंसिपल है या फिर एमडी है वो राउंड करे तो टीचर को रिलैक्स होने का टाइम नहीं बचता। एक दो मतलब टीचर अगर बिल्कुल ही ऐसे है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो अलग केस होता है। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे राउंड करेंगे तो टीचर को रिलैक्स होने का टाइम नहीं बचेगा। इसी प्रकार से जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करेंगे, कोलिजन होगा, फिर उठेंगे, फिर कोलिजन होगा, एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर करते रहेंगे, तो उस केस में रिलैक्स होने का टाइम बिल्कुल कम होता है। अगर रिलैक्सेशन टाइम जैसे टेम्परेचर को आप लोगों ने इंक्रीज किया तो उससे रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से इस पर क्या इफेक्ट हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नंबर 2 टेम्परेचर कम, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा और रेजिस्टेंस आपके पास जस्ट उसका अपोजिट लेस। सिंपल वर्डिंग में अगर बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे आपके पास रेजिस्टेंस सीरीज में। क्लास आई थिंक 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप सभी। सीरीज के अंदर डायरेक्ट ऐड किया जाता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कभी निकालना तो सीरीज के अंदर ऐड किया जाता है। पैरेलल होता है मिनिमम के लिए। ओके, मिनिमम क्या होगा 1/R1 1/R2 1/R3। अगर दो कोई भी रेजिस्टेंस इस प्रकार से एडेड है पैरेलल के अंदर तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम, तो ये आपके पास आरपी आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों बिल्कुल ही सेम है सर 50-50 ओम के दो पैरेलल में अटैच किए हुए हैं तब क्या आएगा, तो सिंपली आंसर आएगा उसका हाफ 25। ओके, नेक्स्ट एक रिलेशन है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर गिवन हो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस निकाल तो एक रिलेशन है बहुत ही अच्छी, RT = RO1 + अल्फा T + बीटा T स्क्वायर। अल्फा और बीटा क्या होते हैं यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। T स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है, जो भी रेंज है 20 से 27 है, 30 से 35 कुछ भी रेंज हो सकती है। R0 आपके पास इनिशियल रेजिस्टेंस है, जो इनिशियल जो रीडिंग है टेम्परेचर की वो। RT आपके पास फाइनल जहाँ तक पूछा गया वो है। अल्फा और बीटा कोई कांस्टेंट होते हैं, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है और इनकी जो यूनिट होती है बाद में फॉर्मूला में डिराइव किया गया ये। और अल्फा की जो यूनिट होती है वो होती है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ओके, क्यों होती है, क्योंकि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस बाय सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस ओम बाय ओम इनटू टेम्परेचर, ये टाइम नहीं टेम्परेचर है, केल्विन यूनिट आएगी, तो इसको पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें सिलेबस। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये एक रिलेशन आती है, ईएमएफ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, स्मॉल आर है, करंट है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे। तो ईएमएफ क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए कंडक्टर व्हेन नो करंट इज टेकन फ्रॉम इट। जब किसी सेल से कोई करंट ना लिया जाए ना तो उस केस में ईएमएफ हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है दो टर्मिनल के बीच में। जब कोई करंट लिया जाता है तो ईएमएफ जो अगर वोल्टमीटर लगाया जाए उसके पैरेलल में तो वो रीडिंग नहीं देगा, रीडिंग उसकी कुछ ना कुछ लेस होगी। सपोज स्टार्टिंग में 20 वोल्ट थी, बाद में 18 हुई, 19.5 कुछ भी हो गई, मतलब उससे लेस आएगी। इस V को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कब होगा, जब किसी सेल से कोई करंट लिया जाएगा तब उस केस में उसका मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं रहेगा। और है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। एक केस में ये जो है ना, वैसे तो आपके पास ध्यान रखना ईएमएफ हमेशा ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होती है, बट एक केस ऐसा भी है जब ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से लेस होती है। कब, जब सेल को चार्ज किया जाता है पावर सप्लाई से, तब जब सेल को ही हम लोग चार्ज कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से तब उस केस में ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, लेस होता है, किससे, V से। अब उसके बाद ईएमएफ का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड करना होता है क्योंकि पोटेंशियल का ही काम करते हैं एक प्रकार से ईएमएफ जो हमारे पास है, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे रेजिस्टेंस में भी। बट पैरेलल में बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया जेईई या नीट के अंदर, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी E1/R1 + E2/R2 डिवाइड बाय 1/R1 + 1/R2। R1 और R2 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस को बोला गया है, और E1 क्या है, पहले की ईएमएफ और E2 क्या दूसरे की। हो सकता है दोनों इक्विवेलेंट भी हो, सेम हो, नो प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा। फिर फॉर्मूला आता है R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और यहाँ पे एक रेजिस्टिविटी कंसेप्ट आता है, R = ρL/E। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। ओके, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है G से बोलते हैं कंडक्टेंस, कैपिटल G, वो होता है 1/R, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। और यहाँ पे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से इनकी यूनिट जो होगा डायमेंशन होगा जस्ट रेसिप्रोकल होगा इनके। फिर ओम्स लॉ ने ये बताया कि V = IR होता है, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस उतना मैक्सिमम करंट मूव करेगा। फिर करंट डेंसिटी कंसेप्ट है, करंट बाय एरिया, और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जबकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी।
आफ्टर दैट इतने फॉर्मूले करने के बाद KCL आएगा, KCL एंड KVL, किरचॉफ्स का करंट लॉ एंड वोल्टेज। करंट में क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, बट ऑप्शन में कंजर्वेशन ऑफ करंट भी गिवन होगा। करंट पे टिक नहीं करना, करंट के नाम का कोई कंजर्वेशन है ही नहीं। KVL क्या है, आपके पास लूप लगेंगी इस केस में, और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट आएगा। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। इनके अंदर कन्वेंशन लगती है। करंट वाले में क्या है, आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव, ये जंक्शन लिया जाता है। जब मैक्सिमम करंट आते हैं तो आने वाला करंट हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा और जाने वाला हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कन्वेंशन होगी, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो नेगेटिव लो, नेगेटिव पहले आए तो पॉजिटिव लो। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है तो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। ये कन्वेंशन ले सकते हो, आपके पास बुक में गिवन होती है। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इनकी जस्ट रिवर्स भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आनी, कोई समस्या नहीं आनी। किस प्रकार से, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेना जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव आए तो नेगेटिव। कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद आता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, WSB फॉर्म। काफी NTSC के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ये कहता है कि RM रेशो जो है P/Q R/S कभी इस प्रकार से बैलेंस हो जाता है तो आपके पास जो गैल्वेनोमीटर वो जीरो डिफ्लेक्शन देता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम होता है। जब भी पोटेंशियल सेम होगा कोई भी चार्ज पार्टिकल या करंट मूव नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। बस नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। क्यों बोलते हैं पहले तो ये सुन लो। मीटर ब्रिज के अंदर जो वायर ली जाती है उसकी लेंथ होती है 1 मीटर, इसलिए तो उसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। और जॉकी को स्लाइड करना पड़ता है बैलेंसिंग पॉइंट को निकालने के लिए, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज बोला गया है। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास है अननोन रेजिस्टेंस जब निकाला जाता है तो उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ होती है L सेंटीमीटर के अंदर होता है प्यारे बच्चों ही। तो ये फॉर्मूला होता है, ये R हमारे पास नोन होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू हम पुट करते हैं, और S होता है अननोन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है अननोन रेजिस्टेंस की। उसके बाद आएगा आपके पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि जो फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ये वर्ड मत बोलना, कि जो पोटेंशियल का फॉल होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, जितनी भी लेंथ होगी ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर यहाँ से कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसकी वैल्यू है ना पूरे वायर के दौरान सेम रहती है। यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर सेंटीमीटर या वोल्ट पर मीटर यूज की जाती है। उसके बाद ये पोटेंशियोमीटर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो किसी भी सेल का फाइंड आउट कर सकते हैं। EMF बाय में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल इनटू इंटरनल बाय में टोटल लेंथ इनटू में बैलेंसिंग लेंथ। ये जो छोटा है इसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं जहाँ बैलेंस हुआ है, और कैपिटल L इसको बोलते हैं हमारे पास टोटल लेंथ जो भी गिवन है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल, तो E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, बिल्कुल बेसिक सा है। और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए बैलेंसिंग लेंथ जो होगी L1/L2 माइनस 1 इंटू R। फिर है हीट इफेक्ट, जो जूल ने हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया था 1804 के अंदर, तो हीट जो आई थी वो I² R इंटू टी के अकॉर्डिंग आई थी। I करंट था, R रेजिस्टेंस और टी आपके पास टाइम था। पावर कभी भी निकालनी तो पावर होती है वर्क बाय टाइम, यहाँ से निकाल सकते हो। या ये फॉर्मूला सोचो कि सर ये कहाँ से आया, तो हीट एनर्जी एक टाइप की एनर्जी है, तो आप लोगों को बेसिक सा फॉर्मूला यूज करना है। वर्क डन बाय चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल के इक्वल होता है, ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, V इंटू में Q। ओके, V क्या होता है I इंटू R, और आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला पुट करोगे तो आपके पास Q क्या होता है, आपके पास I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो Q हो जाएगा I इंटू टी। तो ये फॉर्मूला आता है I² R इंटू टी। पावर वर्क बाय टाइम होती तो टाइम से इसको डिवाइड करोगे तो आप लोग आपके पास पावर आ जाएगी, क्या आएगी पावर I² R, और I² R में वैल्यू पुट करते जाओ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तीनों रिजल्ट आ जाएंगे V इंटू I, V²/R, I² इंटू R। लास्ट एंड द फाइनल है नीटा, कोफिशिएंट ऑफ नीटा 11th में आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करा आउटपुट बाय इनपुट, इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आपके पास आ जाएगा। तो ये थे यूनिट 2 के फॉर्मूले। फिर हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट के अंदर हमारे पास जो फील्ड लाइन के डायरेक्शन क्या होते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल, सभी जो केसेस हैं हमारे पास, बाउट साउट लॉ है, या फिर जितने भी हम एक्सपेरिमेंटल लॉ पढ़ेंगे उन सभी के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।